हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों GK@11 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं भाई, मौर्य वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, कर्ण वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और सुंग वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। सातवाहन वंश के बारे में क्या पढ़ेंगे भाई, स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि भाई जो मौर्य वंश था उसके टाइम पे क्या है कि भाई जो बौद्ध भिक्षु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। जितने भी जो क्षेत्रीय थे वो बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, यानी बौद्ध धर्म जोरों शोरों से तरक्की कर रहा था, विदेशों तक भी फैल रहा था। और उस टाइम पे जो वैदिक धर्म था वो भाई उसका जो प्रचार प्रसार था वो कम होता जा रहा था। ठीक है, जो अशोक था वो क्या करता था, अशोक भाई जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनको सम्मानित करता था, उनको सम्मान देता था। और इसी सम्मान के लालच में आकर जो क्षेत्रीय थे या फिर बहुत सारे जो लोग पब्लिक थी वो बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए राजी हो गई। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाने लगी, यानी वो बोलते हैं ना भाई लगे हाथ भीड़, ऐसे बौद्ध धर्म को अपनाने लगे अशोक के टाइम पे। उस टाइम पे तभी कहा जाता है कि भाई अशोक के टाइम पे बौद्ध धर्म था वो बहुत जोरों जोरों से फैल रहा था, क्योंकि अशोक उनको सम्मानित करता था। और वही बात है, अगर भाई कोई लालच देगा किसी चीज का तो भाई पब्लिक तो उस साइड जाएगी। इसी कारण बौद्ध धर्म उसके टाइम पे इंक्रीज हुआ। ठीक है, और सातवाहन वंश भाई जैसे उस टाइम पे क्या हुआ भाई, जो वैदिक धर्म था वो उसका प्रचार घटता जा रहा था। उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए जो शुंग वंश का संस्थापक था, कौन था, पुष्यमित्र शुंग, उसने मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या करके क्या किया कि भाई शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है भाई, ये पुष्यमित्र शुंग कौन था, एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करता था और शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। देवभूति की हत्या कर दी उसी के सेनापति किसने, वासुदेव ने। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना कर दी। और कर्ण वंश का जो अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा, उसकी हत्या कर दी सिमुक ने। उसकी हत्या सिमुक के द्वारा की गई और सातवाहन वंश का उदय हुआ। ठीक है भाई, सातवाहन वंश के बारे में सबसे पहले तो हम इसकी उत्पत्ति, ठीक है, उस उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं भाई। बात करते हैं भाई सातवाहन वंश की। जो पुराण है हमारे, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, उनके अंदर क्या है भाई, इन सातवाहनों को आंध्र कहा गया है। आंध्र क्यों कहा गया है, क्योंकि पुराने टाइम पे क्या है भाई, जो गोदावरी और कृष्णा नदी है, गोदावरी और कृष्णा नदी है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था उसको आंध्र प्रदेश कहा गया। उनको आंध्र प्रदेश कहा गया और ये वहां पे बसते थे, इसी कारण इनको आंध्र कहा गया है। ठीक है, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है उसमें इनको सातवाहनों को क्या कहा गया है, एनआरए कहा गया है। एनआरए कहा गया है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई ये विश्वामित्र के वंशज हैं। विश्वामित्र के जो पुत्र थे वो आंध्र प्रदेश के अंदर गए, वहां पे उन्होंने शादी की और उनके जो पुत्र हुए थे वो आंध्र कहलाए। कुछ विद्वानों का ये मत है और कुछ विद्वानों का ये मत है कि भाई सातवाहन एक कुल का नाम है और आंध्र एक जाति का नाम है। ठीक है, यहाँ भी विद्वानों में मतभेद है। और कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भाई सातवाहन नाम का ही कोई राजा था और उसने सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, और भाई कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि भाई सातवाहनों के टाइम पे क्या हुआ कि भाई शकों ने इन पर आक्रमण कर दिया था और ये अपनी जान बचा के कहाँ चले गए, ये आंध्र प्रदेश के अंदर जाके बस गए और इसी वजह से वहां पे रहने लग गए। वहां पे रहने लग गए तो इनको क्या कहा, आंध्र कहने लग गए। ठीक है, ये इन इतिहासकारों के अंदर सभी के अंदर मतभेद है। कोई अपने भाई जो विचार है अच्छे तरीके से प्रकट नहीं कर रहा। ठीक है भाई, ये इनकी उत्पत्ति थी भाई, इनका जीवन कैसा। अब बात करते भाई इसके जो इसका इतिहास की। इसके इतिहास की भाई सातवाहन वंश था, इसकी स्थापना किसके द्वारा, सिमुक के द्वारा की गई। किसको मारकर, सुशर्मा को मारकर। सुशर्मा, और ये सुशर्मा कौन था, सुशर्मा जो कर्ण वंश था उसका अंतिम शासक था। सुशर्मा, उसको मार के
शिमुक ने सातवां वंश की स्थापना कर दी। और इस वंश ने लगातार ये बताया गया है कि लगभग 300 सालों तक राज किया है। और मौर्य वंश की भांति ये भी एक शक्तिशाली वंश था, ठीक है। और इस वंश के अंदर लगभग 30 राजा हुए थे, 30 प्लस राजा हुए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे शिमुक की। भाई जो शक्तिशाली योद्धा हुए थे उनमें से नाम आता है शिमुक का, सातकर्णी का, कृष्ण का, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। और अंतिम जो शासक है भाई शक्तिशालियों के लिस्ट में है वो है यज्ञश्री। हम इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। 30 से प्लस शासक हुए हैं। और भाई सातवाहनों की जो राजधानी है वो है प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी है प्रतिष्ठान। ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिला है उसके अंदर स्थित है, ठीक है। और इनकी जो भाषा है वो है प्राकृत, प्राकृत भाषा है। और इनकी जो लिपि है वो है ब्राह्मणी, ठीक है। हाँ, किसके बारे में? हम शिमुक के बारे में पढ़ रहे थे। शिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवां वंश की स्थापना कर दी। और शिमुक भी एक शक्तिशाली योद्धा था, ठीक है। शिमुक ने लगभग 23-24 साल यानी 23 सालों तक राज किया था। अपने स्टार्टिंग के टाइम पे ये भैया अच्छा योद्धा था, लेकिन वही बात है ना भैया कि ये स्टार्टिंग के टाइम पे अच्छा योद्धा था, लेकिन बाद में क्या है भाई ये थोड़ा दुराचारी सा हो गया, ये अत्याचार करने लग गया अपनी प्रजा पर। और इसी वजह से क्या हुआ कि भाई ये मारा गया। जो जैन गाथाएं हैं वो ये कहती हैं कि भाई ये शिमुक ने बौद्ध धर्म, जो बौद्ध भिक्षु हैं उसके भाई उनके लिए क्या बनवाए, उनके लिए चैत्य विहार बनवाए, उनके लिए मंदिर बनवाए, ठीक है। उनको भाई जैसे यज्ञ होते थे उनके टाइम पे क्या होता है कि यज्ञ के टाइम पे ये ब्राह्मणों को जमीन देता था, ठीक है। और ये जमीन देने की जो प्रथा थी ये सातवाहनों ने शुरू की, ठीक है। शिमुक के बारे में भी यही बात आती है और सातकर्णी के बारे में भी यही बात आती है कि भाई ये ब्राह्मणों को जमीन देते थे यज्ञ के टाइम पे, ठीक है। ये जो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे उसके टाइम पे ब्राह्मणों को जमीन देते थे, ठीक है। हाँ, फिर शिमुक के बाद बारी आती है भाई अगला योद्धा कौन हो। वैसे शिमुक का जो लड़का था वो था सातकर्णी। वैसे तो सातकर्णी को गद्दी पे बैठना चाहिए था, लेकिन सातकर्णी छोटा था, यानी उम्र थोड़ी थी इसकी। इसी वजह से जो कृष्ण है इसका छोटा भाई, कृष्ण शिमुक का छोटा भाई, ये गद्दी पे बैठता है, ठीक है। कृष्ण भी एक शक्तिशाली योद्धा होता है, इसने भी लगातार युद्ध किए और भाई अपना जो साम्राज्य है वो नासिक तक पहुंचाया। इसने नासिक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और नासिक में एक गुहा का भी निर्माण करवाया, ठीक है। भाई कृष्ण इसने भी लगभग 18 सालों तक राज किया है, 18 सालों तक इसने भी राज किया है कृष्ण ने। भाई कृष्ण के बाद क्या होता है कि कृष्ण की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नंबर आता है सातकर्णी का। भाई सातकर्णी उस टाइम गद्दी पे बैठता है। सातकर्णी एक महान योद्धा था और शक्तिशाली योद्धा था, यानी शिमुक और कृष्ण से शक्तिशाली योद्धा था, ठीक है। यानी इस वंश के अंदर जो सातकर्णी और गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इन दोनों से शक्तिशाली योद्धा और कोई नहीं था। ये दोनों ही, इन्हीं दोनों का वर्णन हमें मिलता है। और सातकर्णी के बारे में क्या वर्णन मिलता है कि सातकर्णी ने अपने शासन के टाइम पे 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजस्वीय यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ वही पहले तो इसने अपना शासन के स्टार्टिंग में यज्ञ करवाया था और एक अपने अंतिम समय में यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ यानी यज्ञ करवाते समय क्या होता है कि भाई एक घोड़ा छोड़ा जाता है कि भाई उस जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वो इससे युद्ध करना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसी वजह से हम ध्यान में भाई हम सोच सकते हैं कि भाई ये कितना शक्तिशाली राजा था। अगर भाई अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है तो भाई इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शक्तिशाली राजा, ठीक है। और भाई मेरठियों जो अंगीय कुल, अंगीय कुल की एक लड़की है भाई जिसका नाम है नायनिका, नागनिका या नायनिका दोनों नाम हो सकते हैं, नागनिका या नायनिका।
कहीं पे हमें ये नाम मिलता है, कहीं पे ये नाम मिलता है। अंकुल की ये लड़की थी, इसके साथ ये शादी करता है और अंकुल एक भाई शक्तिशाली राजवंश था, लेकिन रिश्तेदारी के चक्कर में क्या है कि भाई ये नाम मात्र के लिए इसकी सातकर्णी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वैसे बोल नहीं देते कि भाई अब तो रिश्तेदारी हो गई, ठीक है, रिश्तेदारी हो गई तो भाई ये इसको भाई नाम मात्र के लिए कि हाँ हम आपसे डर गए, यही कि भाई ये नाम मात्र के लिए इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और भाई सातकर्णी जब यज्ञ करवाता है तो भाई जो यज्ञ के पश्चात क्या करता है कि भाई अपनी पत्नी के नाम के जो सिक्के जारी करता है, ठीक है। और सातकर्णी के बारे में एक जानकारी और मिलती है कि भाई इसने बहुत युद्ध किए, अपने जो साम्राज्य था इसको बहुत आगे तक पहुंचाया। और जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। अशोक का जिक्र पढ़ते हैं, भाई अशोक उसके टाइम पे भी हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग के राजा जो खारवेल है, भाई ये भी एक शक्तिशाली राजा था, इसी से रिलेटेड है। यानी हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल से रिलेटेड है। इसके अंदर भाई ये जानकारी मिलती है कि भाई जो कलिंग का राजा खारवेल है उसने क्या किया, उसने भाई सातकर्णी पर हमला कर दिया, ठीक है, उसने सातकर्णी पर हमला कर दिया, लेकिन नासिक नहीं आसिक यानी हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या बताया कि कलिंग के जो राजा है उसने असिक पर आक्रमण कर दिया। ये कौन बता रहा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। लेकिन सातकर्णी के जो अभिलेख हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि भाई यहाँ आसिक से सिर्फ जो सिक्के मिले हैं वो सातकर्णी के मिले हैं। इसके हिसाब से तो भाई कलिंग का राजा यहाँ पे जीत दर्ज की, और सातकर्णी के हिसाब से तो भाई यहाँ सिक्के मिले किसके? सातकर्णी के, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई जो कलिंग का राजा उसने बस आक्रमण किया था और जो सातकर्णी है इसने भाई उसको निपटा दिया, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन सातकर्णी के बारे में हमें मिलती है। और सातकर्णी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो 2 पुत्र होते हैं बाद में, सातकर्णी के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी नायनिका ये राज्य को संभालती है, ठीक है। उसके जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, उनका लालन पालन वही करती है, ठीक है। ये हम सातकर्णी के बारे में पढ़ते हैं। और सातकर्णी भाई जो नायनिका है इसका एक अभिलेख है, क्या? नानाघाट अभिलेख। यानी सातवाहनों की जो मोस्टली इंफॉर्मेशन है वो नानाघाट अभिलेख के अंदर मिलती है, ठीक है। फिर सातकर्णी के बाद जो शक्तिशाली राजा आता है हम उसी की बात करेंगे। वैसे तो बहुत राजा हुए लेकिन हम शक्तिशाली राजाओं की बात करेंगे सिर्फ। गौतमी पुत्र सातकर्णी। भाई सातवाहन वंश के अंदर क्या था कि भाई सातवाहन वंश के अंदर जो भाई इनकी नाम रखने की परंपरा थी वो मात्र तंत्रात्मक थी, ठीक है। यानी अपने माँ का नाम ये पहले रखते थे, ठीक है। और जो पहला राजा था वो यही था, ठीक है। गौतमी इनकी माँ का नाम था, ठीक है, इसलिए इसका नाम गौतमी पुत्र, ठीक है। और भाई जो राजा शासन करते थे वो तो भाई राजा के हिसाब से ही करते थे, राजा का जो पुत्र है वही पुत्र बनेगा, ठीक है। जेंट्स से ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसमें लेडीज का कोई वो नहीं था, लेडीज का सिर्फ नाम रखते थे। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये स्वयं को ब्राह्मण कहता था, ठीक है। कोई वो नहीं कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ, ये स्वयं को ब्राह्मण कहता था कि मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, ठीक है। और सातकर्णी इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? इसके बारे में यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई ये बहुत शक्तिशाली राजा था और इसने भाई जैसे परशुराम की तरह ही, जैसे परशुराम ने क्या किया था कि भाई परशुराम ने जो क्षत्रिय थे उनका विनाश किया था, ठीक है, उनका संहार किया था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने भी जो क्षत्रिय थे उनको भाई सबक सिखाया था, ठीक है। और भाई इनकी जो माँ थी गौतमी बलश्री, उनका जो अभिलेख है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। उसी अभिलेख के जरिए हम इसके बारे में भी जानकारी मिलती है।
ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बस इतना ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं यज्ञश्री की। यज्ञश्री भाई शक्तिशाली राजाओं की सूची में जो अंतिम शासक था वो था यज्ञश्री। हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं इनके बारे में, ज्यादा डीपली नहीं। यज्ञश्री शक्तिशाली राजाओं की सूची में अंतिम राजा कौन था? यज्ञश्री था। ठीक है, इस राजा के बाद जितने भी राजा हुए थे वो क्या होता है भाई, वो जैसे एक घर है, उस घर का पतन कैसे होता है भाई, जितने मेंबर हैं उनमें क्या हो, कोई भी लगा लो यार, घर है, कोई कबीला है, कोई देश है, कोई जिला है, यानी उसका पतन कैसे होगा? पतन ऐसे हुआ है भाई, जितने उसके अंदर मेंबर हैं उन सबके, जैसे छोटी जगह से लेके चलते हैं कि हम एक घर है, उस घर का पतन कैसे होगा? ये भी घर के अंदर मान के चलो 4 मेंबर है, घर के अंदर 4 मेंबर है, तो क्या हुआ कि भाई अगर चारों मेंबरों के अंदर, अगर चारों मेंबरों की एक दूसरे से नहीं बढ़ेगी तो क्या हुआ भाई, पतन होगा। कि भाई जैसे ये कमा रहा है, पैसे कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा, खाली बैठ के खा रहा है, ये भी नहीं कमा रहा, ये भी कमा रहा है, तो ये बंदे दोनों आपस में सलाह मिलाएंगे कि भाई ये दोनों कमा नहीं रहे हैं, ये खाली बैठ के खा रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई इन दोनों की आपसी समझ बनेगी और इनसे तकरार बनेगी, यानी इनका ये लगा लो आपसी तकरार बनेगा। ठीक है भाई, दो रोज झगड़े होंगे, तो क्या होगा भाई, अलग अलग होंगे। उसी अकॉर्डिंग जो यज्ञश्री के बाद जितने भी शासक हुए हैं वो शासक क्या करते थे कि भाई ये राज्य मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, वो अपने अपने राज्य को, यानी इसका जितना भी इन्होंने भाई साम्राज्य का एक संगठन बनाया था वो सारा टूटता जा रहा था। ठीक है, और इसका जो पतन की ओर जा रहा। ठीक है, फिर इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं भाई। यज्ञश्री के बाद जितने भी राजा हुए हैं वो सारे नालायक राजा हुए हैं। ठीक है, वो क्या करते कि भाई भोग विलास में विश्वास रखते थे, खाते थे पीते थे, कोई युद्ध वगैरह कोई वो नहीं कि भाई कोई प्रजा में क्या चल रहा है क्या नहीं, ऐसा कुछ ऐसा चल रहा था, और इसी वजह से क्या हुआ कि भाई सातवाहन वंश का पतन हो गया। ठीक है भाई, इसकी अब विशेषताएं, भाई इस वंश की विशेषताएं क्या थी? इस वंश की विशेषताएं क्या थी भाई? इस वंश के अंदर 2 इतिहासकार थे। इतिहासकार तो क्या थे भाई, जो हाल था, हाल को हम इतिहासकार भी कहते हैं, और हाल एक इनका राजा भी था। ठीक है, हाल और गुणाढ्य। ठीक है, 2 इतिहासकार थे इस वंश के अंदर, और इस वंश की जो भाई हमने बताया कि राजधानी प्रतिष्ठान है। ठीक है, और ये क्या करते थे, इस वंश के जो शासक थे ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे, ब्राह्मणों का नहीं बौद्ध भिक्षुओं का भी बहुत आदर करते थे, यानी इन्होंने बौद्ध धर्म को भी बहुत आगे बढ़ाया था। ठीक है, उनकी बहुत हेल्प करते थे भाई, जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके लिए मंदिर बनवाते थे। ठीक है, और उनके लिए विहार भी बनवाते थे, जैसे भाई उनके घूमने फिरने के लिए, यानी हर तरीके का उनकी जो भाई सुविधा थी उनका ये ध्यान रखते थे। ठीक है, अजंता और जो एलोरा की गुफाएं थी उनका भी निर्माण इस वंश के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस वंश की एक और खासियत है कि भाई जो शीशे के सिक्के होते थे वो इसी वंश के अंदर डाले गए थे। ये वंश चलाता था कि भाई ये वंश क्या करता कि भाई जो शीशे के सिक्के थे, वो शीशा कहाँ से आता था? ये शीशा रोम से आता था। ठीक है, रोम से, यानी ये एक यूरोपियन देशों से भी व्यापार करते थे। इनका बड़ोच एक ऐसा बंदरगाह था जिसके जरिए ये व्यापार करते थे भाई, सबसे बड़ा बंदरगाह था ये, इनका व्यापार का एक अच्छा बंदरगाह था। ठीक है, उसी बंदरगाह के जरिए ये व्यापार करते थे, शीशे का, चांदी का, तांबे का। ठीक है, चांदी तांबे शीशे इनके भी ये सिक्के डालते थे। ठीक है, और इनके जो सिक्के होते थे उनपे भाई किसका निशान होता था? जैसे जहाज का भी निशान हो गया, जहाज का निशान, और भाई वृक्ष का निशान, पक्षियों का निशान, सिंह का निशान, इस तरीके के निशान होते थे। ठीक है,
ठीक है भाई। और इस वंश की जो जानकारी है हमें कहाँ से मिलती है, इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वायु पुराण से मिलती है, मत्स्य पुराण से मिलती है, नानाघाटा अभिलेख से मिलती है, और भाई नासिक हाँ नासिक से 2 अभिलेख मिले हैं, नासिक से 2 अभिलेख मिले हैं भाई, नासिक से 2 अभिलेख मिले हैं, जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि भाई जो पहला अभिलेख है वो किसके बारे में बताता है, वो कृष्ण के बारे में बताता है, जो शिमु का छोटा भाई है कृष्ण, सातकर्णी का जो चाचा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और दूसरा अभिलेख क्या करता है, भाई सातकर्णी की जो प्रपोत्री है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और नासिक के अभिलेख से भी हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। और भाई गौतमी पुत्र, गौतमी जो बलसरी है उसका भी अभिलेख, गौतमी पुलुमामी उसका भी नासिक का अभिलेख, कार्ले का अभिलेख, उनके जरिए भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अभिलेखों से, पुराणों से, इनसे हमें इनकी इस वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है भाई। बस भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया ना, चलो ठीक है, थैंक यू भाई।